नमस्कार। आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम किसी एक विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि जो सप्ताह भर में जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्हीं घटनाओं पर आगे भी राजनीतिक दल रिएक्ट किया करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जो भी घटनाएं इस सप्ताह में हुई हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और इसका व्यापक प्रभाव आने वाले दिनों पर अवश्य ही पड़ेगा। आइए एक एक करके घटना जो घटी है उस पर हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो जानकारी और दे दूं जो कि आज के समाचार में प्रमुखता से बनी हुई है। पहला समाचार जो है वो बिहार से आ रही है। बिहार में छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये छात्र एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र थे, जो भाजपा की छात्र इकाई है। उस पर लाठीचार्ज करने का कारण ये बताया जा रहा है कि वो छात्र मांग कर रहे थे कि उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए या जो सरकार ने घोषणा की वो नहीं मिल पाया है। इन सब के मांग को लेकर के वो आज आरा में सड़क पे उतरे थे और उन पर पुलिस ने काफी निर्ममता से लाठीचार्ज की है। दूसरी घटना कर्नाटक राज्य से है। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले एक साल या उससे भी ज्यादा समय से कर्नाटक में हिजाब का मामला गरमाया हुआ था। वहां की मुस्लिम महिला लड़की जो हैं, जो मुस्लिम छात्राएं हैं, वो हिजाब पहनकर स्कूल में आना चाहती हैं और जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसने इस पे बैन लगा दिया था। ये मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गई और इस पर निर्णय भी आ चुका है। वर्तमान मुख्यमंत्री कांग्रेस के सिद्धारमैया जी ने इस बैन को हटाने की घोषणा की। इसकी त्वरित प्रक्रिया, जैसा कि पहले से ही पता था, भाजपा और उसकी अन्य इकाइयां जो हैं राज्य की और केंद्र की, उन लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इन लोगों ने विरोध में कहा कि भाई ये ठीक नहीं है और भी बहुत कुछ कहा, जिस पर हम आने वाले वक्त में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मजेदार बात यह हुआ कि इस घोषणा के कुछ ही घंटे पश्चात सिद्धारमैया ने यू टर्न ले लिया। कहा कि अभी चर्चा हो रही है, अभी हमने बैन हटाया नहीं है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार को भी, राज्य सरकार, कर्नाटक की राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूं, उसको पता है कि 4 या 5 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा अगर सिद्धारमैया सरकार ने इस बैन को हटाया। सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वो नहीं चाहते कि इससे किसी भी तरह की ध्रुवीकरण हो, जो अगर ये बैन हटाते हैं तो अवश्य ही होगा। और भाजपा इस मुद्दे को जोर शोर से कर्नाटक राज्य में तो उठाएगी ही, साथ ही देश के अन्य भागों में भी वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, जो भी हो, जब होगा तो हम लोग इस पर फिर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम पिछले सप्ताह जो घटनाएं हुई हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली और जबरदस्त और सभी समाचार पत्रों में छाई रहने वाली घटना थी सांसदों का निष्कासन। करीब 148 या 49, मैं ठीक संख्या नहीं बता पा रहा हूं, 148 या 49 सांसदों को, जो कि राज्यसभा और लोकसभा के हैं, विपक्ष के हैं, खास करके कांग्रेस के हैं, उनको सदन से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित क्यों किया गया? क्योंकि वो संसद में प्ले कार्ड लेकर के आए थे और हंगामा हुड़दंग वहां पे मचाए हुए थे। दरअसल यहाँ दोस्तों एक बड़ी मजेदार चीज है जो मैं अपने पिछले अंक में भी आपको बताते रहा हूं। दरअसल जून में ये तय हुआ था और ये सभी दलों की बैठक थी। सभी दलों के बैठक में तय हुआ था कि अब से संसद में कोई भी प्ले कार्ड लेकर नहीं आएगा, बैनर लेकर नहीं आएगा और वो हंगामा नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या कि जो ही ये संसद का सत्र प्रारंभ हुआ, 2-3 दिन तो ठीक ठाक चला। उसके बाद में जो 4 युवक थे, जिन्होंने 2 तो संसद में घुस गए, 2 बाहर में हंगामा करते रहे, इसका मामला आया और फिर सब कुछ बदल गया और सांसदों ने हंगामा करना चालू किया और सांसदों को बाहर कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। इसके अभी यह मामला थमता, क्योंकि ये सांसद जो निष्कासित किए गए थे उनके समर्थन में अन्य विपक्षी पार्टियों के लोगों ने संसद के बाहर, संसद परिसर में ही प्रदर्शन करना आरंभ किया, विरोध प्रदर्शन करना आरंभ किया। तो हुआ ये
कि इसमें से एक टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी। उन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का, अब मिमिक्री कहें या बॉडी स्लैमिंग कहें या जो भी कहें, उन्होंने किया और राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे। अब ये कोई छोटा मोटा मुद्दा तो था नहीं। संसद परिसर में आप उपराष्ट्रपति का, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं, बॉडी स्लैमिंग करें। किसी की भी बॉडी स्लैमिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तो उपराष्ट्रपति हैं। तो ये मामला गरमाया, बीजेपी ने इसके हाथों हाथ लिया और इस पर उन लोगों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। देश के अनेक भागों में, विशेष करके राजस्थान, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, जहाँ पे जाट समुदाय, धनखड़ जी जाट समुदाय के हैं, तो जाट समुदाय के लोगों ने इसे अपनी जातिगत अपमान माना और उसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। बोला आने वाले चुनाव में इनको मैं सबक सिखाऊंगा जिन लोगों ने बॉडी स्लैमिंग की है। तो ये तो रहा भाई मामला संसद का। अब दूसरा मामला जो है वो था कि इसी बीच में पूंछ में, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, जम्मू में एक पूंछ इलाका है, वहां पर हमारे जवानों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, घात लगाकर हमला किया, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए। बहुत दुख की बात है। और उसके बाद से देश में और विशेष करके समाचार माध्यमों में ये आवाज उठने लगी। पहले तो इस घटना को सब लोगों ने पुलवामा से इसकी तुलना किया और कहा कि इसका बदला तो जरूर ही लिया जाना चाहिए। मेरा मानना है दोस्तों कि आतंकवादी को मारने से, आप कितने भी आतंकवादी मार लें, पाकिस्तान आतंकवाद का फैक्ट्री है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप 4 मारेंगे और 40 और पैदा करके आपके यहाँ भेज देगा। इस पर रोक तभी लग पाएगी जब पाकिस्तानी सेना के जवान, उनके ऑफिसर्स पर हमला किया जाएगा। जब आपको एक चीज बता दूं, पाकिस्तान सेना के बारे में आप अगर नहीं जानते हैं तो पाकिस्तान सेना में अधिकांश सैनिक, बहुतायत, वो सबके सब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हैं। जब इनके यहाँ बॉडी बैग जाएगा तब इन पर असर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि ये आतंकवादी को तो, जो जिसने हमला किया उसको तो आप मारे ही मारे, उसको खत्म करें, उसके सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले इनके आका, जो पाकिस्तानी फोर्स है, उसके ऑफिसर्स पर हमला करें और उसमें से कुछ को जब आप हानि पहुंचाएंगे, जब इन सेनाओं की बॉडी बैग जब पंजाब में जाएगा, पंजाब के गांव में जाएगा, तब इन पर असर पड़ेगा। आइए चलिए दोस्तों एक और अन्य घटना की बात करते हैं। ये घटना जो है ये इंडिया एयरलाइंस से संबंधित है। इंडिया एयरलाइंस की बैठक दिल्ली में हुई 2-3 दिन पहले। उस पर हम लोगों ने मैंने एक रिपोर्ट भी बनाया था। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो जाकर के फिर से देखिए। तो इंडिया एयरलाइंस में जो है, ये शुरू से ही लग रहा है कि इनमें कभी भी एका नहीं हो पाएगा और ये गाहे बगाहे, ये इनकी चौथी बैठक थी। अभी तक न तो ये कन्वेनर तय कर पाए हैं, न तो इनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अभी तक घोषित है। घोषित है, मैं कह रहा हूं, तय नहीं, घोषित अभी तक नहीं किया इन्होंने औपचारिक रूप से। और तीसरा कि ये कौन पार्टी, इसमें काफी सारी पार्टियां शामिल हैं, ये पार्टियां किस राज्य में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अर्थात सीट शेयरिंग पे अभी तक कोई फार्मूला तय नहीं हुआ है। सीट तय होना तो बात छोड़े, फार्मूला ही तय नहीं हुआ कि किसके आधार पर सीट शेयरिंग की जाएगी। तो वहां पे हुआ ये कि ममता बनर्जी और केजरीवाल ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया कि ये हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, ये दलित हैं और इनके पास काफी लंबा राजनीतिक अनुभव है, इसलिए इनको हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तय करते हैं। थोड़ी ही देर बाद सिद्धार्थ येचुरी ने इसका खंडन कर दिया, बोला ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आखिर ममता बनर्जी और केजरीवाल ने ऐसा किया क्यों? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इस मूव से निपटा देना चाहते हैं। दूसरा कि जो नीतीश कुमार है, जो इतने महीनों से बेचारे आस लगाए बैठे हैं कि भाई अब तो कम से कम कन्वेनर नहीं बना है, कम से कम प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ही बना दो, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। दूसरा, इससे लालू भी दुखी हो गए इसके कारणों पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। कल मैंने एक रिपोर्ट बनाया है, आप लोग जरूर देखें, पुत्र मोह में लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो हुआ ये कि
ये सब मामला अभी चल ही रहा था, ममता बनर्जी ने कहा कि भाई 12 दिन, जिस दिन ये मीटिंग हुआ था, कि 31 दिसंबर तक आप जो सीट शेयरिंग कर लीजिए। वो तो संभव नहीं लग रहा है। पता चला है कि ये राहुल गांधी ने नीतीश कुमार जी से बात की है और संभवतः उस टेलीफोनिक वार्ता में ये तय हुआ है कि अगले 20 दिन में सीट शेयरिंग कर लिया जाएगा। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, तब तक जनवरी पहुंच जाएगा। कल कुछ समाचार माध्यमों ने राहुल गांधी की यात्रा, पद यात्रा जो पहले वो कर चुके हैं, देश जोड़ो राष्ट्र जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे थे, जो उन्होंने कन्याकुमारी से श्रीनगर, कश्मीर, लाल चौक तक की थी, अब उनका प्लान ये है कि वो अरुणाचल से गुजरात तक ये यात्रा करेंगे। ये यात्रा नंबर 2 होगा और इसमें भी वो देश को जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए कब प्रारंभ होता है, मुझे तो नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि अगर मार्च में तो तय है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, फरवरी में बजट सेशन है, तो ये यात्रा आखिर करेंगे कब? ये चुनाव प्रचार कब करेंगे या यात्रा कब करेंगे? हो सकता है ये अपनी यात्रा को ही चुनाव प्रचार में बदल दें, ये भी एक अच्छा मूव होगा और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। लेकिन इस यात्रा का उद्देश्य, जिस प्रकार से जब इन्होंने अपनी पहली यात्रा की थी, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ है कि इन्होंने जो मुस्लिम वोटर्स हैं उसको ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि तुम क्षेत्रीय दल को वोट दे करके दिल्ली में सत्ता नहीं बदल सकते हो। और इस यात्रा का सीधा सीधा असर आपको कर्नाटक, बाद में वारंगल, ये तेलंगाना में देखने को मिला है, जहां पर मुस्लिम वोटरों ने एक थोक भाव में राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को वोट किया है। तो ये इनका यही स्पष्ट संदेश था। और ये क्षेत्रीय दलों को, जो लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि भाजपा क्षेत्रीय दलों को निपटाना चाहती है, क्षेत्रीय दलों को हर राष्ट्रीय पार्टी निपटाना चाहती है, ये आप लिख कर रख लीजिए। कांग्रेस अछूता नहीं है। कांग्रेस के इस मूव से हुआ क्या? तेलंगाना में जो केसीआर की पार्टी थी वो एक क्षेत्रीय पार्टी थी, उसको निपटा दिया गया। और इसी तरह से जब कर्नाटक नीचे जाएंगे, वहां पर कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीती, हुआ क्या भाजपा के वोट में सेंस लगा पाई? उत्तर है नहीं। भाजपा के वोट में ये सेंस नहीं लगा पाई। वहां पे हुआ क्या? जेडीएस निपट गई, जो जेडीएस एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो हो ये रहा है कि जहां भी किसी भी राष्ट्रीय दल का, वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, उसका जब उभार होगा तो वहां पर जो क्षेत्रीय दल है उस पर इसका सीधा असर पड़ता है और वो करीब करीब खत्म हो जाता है। यही अन्य राज्यों में भी हो। और ये यात्रा, जो दूसरी यात्रा प्रारंभ हो रही है, इसका भी परिणाम कमोबेश यही होने वाला है। आप देखिए कि आप अगर अरुणाचल से आप गुजरात तक देखिए तो अनेक क्षेत्रीय पार्टियां हैं। हर राज्य में 1 या 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो वहां पर काफी असर भी रखती है। कुछ तो शासन में भी हैं, कुछ विपक्ष में, बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में है। आप बंगाल में से जब गुजरेगी तो बंगाल में वो क्या कहेगी? जब राहुल गांधी जब यात्रा करेंगे तो बंगाल के लोगों को क्या कहेंगे? वो ये तो नहीं कहेंगे कि भाई आप ममता को वोट दे दीजिए। वो तो यही कहेंगे कि ममता को वोट देकर के अपना वोट खराब कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो 10-20 सीट जीत भी जाती है तो उसका क्या असर पड़ने वाला है? आप कांग्रेस को वोट दीजिए। और इसका असर, जैसा कि आपको याद होगा, वेस्ट बंगाल ने पिछले दिनों करीब 6 महीना पहले एक उपचुनाव हुआ था। उसमें कांग्रेस पार्टी ने एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में टीएमसी को हरा दिया था, टीएमसी उम्मीदवार को। ये साफ संकेत था कि जो मुस्लिम वोटर है वो धीरे धीरे ममता से भी छिटक रही है। और हालांकि बाद में ममता बनर्जी ने पता नहीं उस एमएलए को क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, डराया, धमकाया, क्या किया पता नहीं, लेकिन वो भी फिर टीएमसी में शामिल हो गया। तो ये तो कांग्रेस और टीएमसी की स्थिति है कि दोनों भले ही बड़ी बड़ी बातें कर ले, हम साथ में ही हैं, लेकिन कहीं न कहीं दोनों ही अपने पार्टी को मजबूत करना चाहती है। और अगर वेस्ट बंगाल में राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान अगर जो उन्होंने कर्नाटक में या फिर जो तेलंगाना में उन्होंने किया, अगर वो ऐसा कुछ असर यहाँ पे डाल पाए तो ये ममता के लिए बहुत ही घातक होगा। क्योंकि ममता
कि सत्ता का आधार ही मुस्लिम वोटर है। मुस्लिम वोटर अगर हट जाए तो ये कुछ नहीं कर सकते। और ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। इनके जो चुनाव रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर, उन्होंने ये बात चुनाव के दौरान, वेस्ट बंगाल चुनाव के दौरान स्पष्ट कहा था कि हमारे पास 30% वोट तो इंटैक्ट है। वो 30% जिस वोटर की बात कर रहे थे वो मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे थे। बोले हमें सिर्फ 10-15% वोट ही चाहिए सत्ता में यहाँ पे बने रहने के लिए। अब सोचिए कि अगर राहुल गांधी की यात्रा से उस वोट बैंक पे अगर थोड़ा भी क्रैक आता है, थोड़ा भी असर पड़ता है, तो ममता बनर्जी कहाँ जाएंगी? ममता बनर्जी कहाँ जाएंगी? क्योंकि उनका आधार ही वही है। उन्होंने भाई कोई ऐसा काम नहीं किया अपने राज्य में जिससे कि लोग वहां पर उनसे बहुत खुश हों। आप भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार। पार्था चटर्जी के नोटों का ढेर आपने देखा ही होगा। पार्था चटर्जी के पास में ये करीब 50 करोड़ रुपए कैश फर्श में पड़ा हुआ था उसके फ्लैट में। अब सोचिए कि ये तो एक जगह पे छापा पे इतना मिला। आए दिन उनके किसी न किसी मंत्री एमएलए के यहाँ छापा पड़ता है, किसी का 1 करोड़, किसी का 5 करोड़, किसी का 10 करोड़ कैश में रुपए मिलते हैं। ये नहीं कि उन्होंने कहीं पे लगा रखा है, किसी बैंक में डाल रखा है, अवैध कमाई से कुछ बना लिया। कैश में ये रुपए पड़े हुए हैं। तो लोग तो वहां पे दुखी हैं ही, लेकिन उनके पास विकल्प की कमी है। और मुस्लिम मतदाता जो है उनको लगता है कि अगर ममता बनर्जी चली गई तो उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। और यही कारण है कि इससे पहले जो कम्युनिस्ट सरकार थी वो भी जो वहां के मुस्लिम वोटर्स हैं उनको अपने पाले में रखने में इतने लंबे समय, दशकों तक कामयाब रही। और ये उनके सत्ता का आधार रहा, वो ये भी ममता बनर्जी का है। तो अगर इसमें क्रैक आता है तो दोस्तों बंगाल की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं कि ये यात्रा संभव हो पाएगी, क्योंकि चुनाव का समय है। देखिए क्या होता है। जो भी होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे फिर विस्तार से, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है कि जो भी घटना हो उस पर हम लोग चर्चा करें। अब 2 छोटी छोटी घटनाओं की पर चर्चा करना चाहूंगा। पहला है कि राम जन्मभूमि, जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसमें प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी को किया जाएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को इसका निमंत्रण भेजा नहीं गया था, जाकर के जो ट्रस्ट के मुखिया हैं उन्होंने उनको दिया था। तब से ये बात गरमाई हुई थी कि भाई सिर्फ भाजपा के लोगों को, स्पोर्ट्समैन को, फिल्मी कलाकारों को और लोगों को जो समाज के प्रसिद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको ये इन्विटेशन दिया जा रहा है। लेकिन पिछले सप्ताह राम मंदिर जो ट्रस्ट है उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इन्विटेशन दिया, आमंत्रित किया। और साथ ही सोनिया गांधी को भी 22 जनवरी के लिए आमंत्रण दिया। अब दोस्तों देखना ये मजेदार होगा कि होगा क्या सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे 22 जनवरी को अयोध्या में उपस्थित होंगे? अब तक का इतिहास रहा है कि जब भी कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता, प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी या जो भी वहां से गुजरे अयोध्या गए हैं चुनाव प्रचार के दौरान, वो कभी भी हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की है। जबकि दोस्तों मैं बता दूं कि हनुमानगढ़ी से जो मंदिर बन रहा है उसकी दूरी कुछ 1 मीटर ही है, कुछ 100 मीटर ही है। लेकिन कभी नहीं, ये लोग कभी नहीं गए। अब देखिए क्या होता है। जब होगा तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग देख रहे होंगे, हमारे वीडियो को प्रोत्साहित कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और जोर से कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।